Namaste, good evening to everyone. See, my name is Vijay Kenkre. गुड इवनिंग। मैं कोकोनट थिएटर का चाय वाय और रंगमंच इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी अच्छी बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि इस तरह का चैट ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन तो है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ऐसी मतलब चीज़ें होना, एक दूसरे के साथ बात करना और एक दूसरे को समझना, मेरे हिसाब से थिएटर में बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ साल से हम लोग इस चीज़ को मिस कर रहे थे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो मैं कुछ 25-30 मिनट तक आपको मुझे बेयर करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आपस में बात करेंगे। सो एज आई टोल्ड यू, माई नेम इज़ विजय केंकरे. I am a theatre director. I direct basically मराठी plays. But before going ahead, मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि हाल ही में मैं क्या कहूँ, उम्र में बड़े थे लेकिन मेरे बहुत करीबी दोस्त रत्नाकर मतकरी साहब, जो बहुत ही बढ़िया प्ले राइट थे, मतलब बहुत ही बढ़िया लेखक थे, वो गुज़र गए। तो मेरी जो कुछ अच्छी बुरी करियर है उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने लिखे हुए 10 नाटक मैंने किए। तो मेरा एसोसिएशन बहुत लंबा रहा है। तो उन्हें मेरी तरफ से और सभी रंगकर्मियों की तरफ से मैं आदरांजलि देके इस सेशन की शुरुआत करूँगा। नॉर्मली मैं ऑटोबायोग्राफिकल बात करता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे सारे थोड़े से नए लोग हैं, वो शायद मुझे जानते नहीं होंगे, तो इसलिए थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफी से शुरू करके एक्सपीरियंस की तरफ जाऊँगा। वो क्या है, मेरे घर में मतलब बचपन से ही थिएटर था। मेरे पिताजी थिएटर में थे, मेरी माँ थिएटर में थी, मेरी मौसी सुधा करमरकर वो थिएटर में थी, मेरी आंटी थिएटर में थी। तो मेरे बचपन से मेरे घर में थिएटर था, और उस वक्त दामू केंकरे तो बहुत बड़ा थिएटर का नाम था। तो बचपन से नाटक देखने की आदत थी। मतलब मुंबई मराठी साहित्य संघ एक जो थिएटर था, तो उस थिएटर में जाके रोज़ शाम को बैठना और जो चल रहा है वो देखना, ये रिचुअल हुआ करता था। तो एक किस्म की वो एन्जॉयमेंट उस वक्त हुआ करती थी। तो तभी वहाँ पे उस ज़माने के स्टॉलवर्ड्स जो थे उनका घर पे आना जाना था। मतलब वो पंडित सत्यदेव दुबे जी हो, या विजय मेहता जी हो, या फिर मधुकर तोरड़मल, विजय तेंदुलकर, आप जितने नाम लो सही परांज पे, सारे लोगों का मेरे घर पे आना जाना लगा रहता था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से वो थिएटर उस वक्त चलता था। तो एक बात मुझे अभी याद है, एक मराठी नाटक था, एक होती रानी, जो क्वीन एंड द रिबेल का मराठी ट्रांसलेशन था। तो मैं कुछ 2.5 या 3 साल का था, तब मुझे विजय मेहता और डॉक्टर लागू साहब उसमें काम करते थे। तो उसमें वो जो छोटा ये होता है राजा, छोटा राजा, तो उसको भगा के लेके जाते। तो वो छोटा राजा का काम करने के लिए मुझे उस वक्त बुलाया था, और मेरे अंदर एक कैडबरी रखते थे, जहाँ मुझे याद है, जहाँ तक तो छोटा बच्चा था। तो शायद ये मेरी रंगमंच की पहली एंट्री थी। लेकिन वो नहीं, फिर भी मेरे साथ जो हुआ मैं बयान करना चाहूँगा, क्योंकि आप सारे थिएटर के लोग हो, कुछ स्टूडेंट्स हो। तो मेरे साथ हुआ ये कि मेरे घर में इतना थिएटर था कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं थिएटर नहीं करूँगा, क्योंकि दिमाग में ये एक बैठ जाता है, देखो कि ये जो थिएटर करने वाले माँ बाप है, तो मेरा बचपन मेरी नानी के साथ गुजरा। तो ये दिमाग में तय था कि अगर मैं नाटक करूँगा तो मैं घर में ज़्यादा नहीं रह पाऊँगा, ये नहीं होगा, इसलिए मुझे ये नाटक वाटक कुछ नहीं करना। तो मैं उस ज़माने में तो
आप सबको याद है कि सारे लोग एक तो कम्युनिस्ट हुआ करते थे, क्योंकि जाके नरे पार्क पे डांगे जी के स्पीचेस सुनना, और दूसरा उस वक्त हर एक आदमी क्रिकेटर बनना चाहता था। हालांकि आईपीएल उस वक्त नहीं था, इतने पैसे नहीं थे, फिर भी तो ये दोनों चीज़ें मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा थी। हुआ ये कि पोदार कॉलेज में मैं सीख रहा था, तो मुझे एक्सीडेंटली स्टेज पे बुलाया एक दिन मेरे दोस्तों ने कुछ जुगाड़ करके, और वो बुलाया और वहाँ पे एक ऑडिशन चल रही थी इंटर कॉलेजिएट की। तो उस ऑडिशन में मेरे हाथ में एक किताब दी, मराठी का बहुत फेमस प्ले है एकस प्याला, इसे पढ़ो। तो मैंने पढ़ा, और मैं इतना गया गुजरा भी नहीं था कि भाई वो 4 लाइनें ना पढ़ सकूं, और मुझे सिलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्ट करने के बाद मैंने कहा कि भाई ये देखो, ये इंटर ये इंटर कॉलेजिएट तो उस वक्त, अगर आप लोगों को पता होगा तो आसान नहीं था इंटर कॉलेजिएट। तो वैसे हमारी रिहर्सल हो गई, शो तो हाउसफुल था, पोदार कॉलेज का उस वक्त नाम था, और मेरा नाटक में नाम था अनवर। और मैंने उस हाउसफुल ऑडिटोरियम में नवीन भाई टक्कर में एंट्री ली स्टेज पे, और मेरे सामने वाला जो किरदार था उसे कहा, क्यों अनवर कैसे हो। उसके बाद में जो हुआ थिएटर में वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, अपना काम है, जाओ बैंक वैंक में नौकरी करो, या फिर क्रिकेट खेलो, या नाटक देखो, लेकिन उसके साथ ये ऐसी खिलवाड़ मत करो। तो मैंने तय ही कर लिया कि मैं नाटक नहीं करूँगा। लेकिन बाद में हुआ ये, जैसे आप जानते होंगे, लक्ष्मीकांत बेर्डे नाम का एक बहुत ही मराठी का फेमस और हिंदी में भी बहुत काम कर चुके हैं, उन्होंने एक बार मेरा, हम लोग जो ऐसे दिवाली वाली में नाटक करते थे ना सोसाइटी में, वो काम देखा, और मुझे उसका भाई पुरुषोत्तम बेर्डे उसके पास भेजा, और उसने कहा कि तू करके तो देख नाटक में काम, यहाँ इतना ठीक ठाक करता है, और यहाँ जल्दबाजी नहीं होगी, कम से कम 3 महीने की रिहर्सल होगी। तो 3 महीने की रिहर्सल देवस्की नाम के नाटक की वो राज्य नाट्य स्पर्धा जो महाराष्ट्र में होती है, स्टेट कंपटीशन, उसमें मैंने वो नाटक किया, उसमें काम किया, और पता नहीं कि जजिस को क्या लगा, उन्होंने मुझे एक्टिंग का अवार्ड दे दिया, और तब से ये रास्ता पकड़ा है वो आज तक। तो मुझे तो ये मतलब ये है कि मैं एक्सीडेंटली इस बिजनेस में आया हूँ, लेकिन एक्सीडेंटली आने के बाद मुझे पता चला कि उसके दौरान कि भाई ये बहुत सीरियसली करने की चीज़ है, और ये सीरियसली करने की चीज़ है तो इसके लिए कुछ तो ट्रेनिंग ज़रूरी है, वो हमने मिस कर दी। तो उस वक्त वो बात थी कि साला ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, वो मिस कर दी। फिर उस वक्त पुरुषोत्तम बेर्डे ने हाथ में एक नाटक दे दिया, वो 1 एक्ट प्ले थी, तो उसने कहा कि तू इसे डायरेक्ट कर। तो मैंने कहा अरे यार, मैंने एक नाटक में अभी काम किया, ये डायरेक्ट कैसे करूँ। तो उसने कहा कि देख, जो तू मुझे बीच बीच में रिहर्सल में पूछ रहा था, उससे मुझे ऐसा लगता है कि तेरा इंक्लिनेशन टेक्निक की तरफ है, तो तू नाटक कर। और पता नहीं वो 1 एक्ट की, वो 42 1 एक्ट में वो फर्स्ट आ गई। और वैसे जो कॉन्फिडेंस पुरुषोत्तम बेर्डे जो मेरे गुरु है, हालांकि मेरे घर में थिएटर था फिर भी, तो वहाँ से मेरा ये नाटक का सिलसिला शुरू हुआ। और ये था दिल में कि भाई ट्रेनिंग लेनी है। फिर ये हुआ कि 1985 के आसपास हमने ये तय किया कि भाई हमारा एक आंतरनाट्य नाम का ग्रुप था, जिसको रूपवेद डॉक्टर लागू साहब के ग्रुप के साथ थे हम लोग। तो हमने तय किया कि एक शेक्सपियर का नाटक करते हैं। हमने ओथेलो चूज़ किया, और उसके ट्रांसलेशन से लेके परफॉर्मेंस तक नाटक तो करते ही हैं, और एक ट्रेनिंग ले लेते। मतलब जब उन 3 महीनों में हमने नाटक किया ओथेलो, तो वो हम सब के लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग थी, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े लोग आके लेक्चर्स देते थे। अब उस वक्त मतलब शांता गोखले जी ने हमें शेक्सपियरियन थिएटर के बारे में लेक्चर्स दी। फिर उसके बाद में उन्होंने हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई। उस वक्त बीबीसी पे अपना ये जो ब्रिटिश काउंसिल था, वहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती थी, मतलब कि
सीखने के लिए। फिर उसके बाद में वामन केंद्रे ने हमें स्वॉर्ड फाइट सिखाई। फिर डॉक्टर अशोक रानडे जैसा ग्रेट आदमी, उन्होंने वॉइस एंड स्पीच की लेक्चर्स ली। और उसके बाद हमारी एक टीम तैयार हो गई, जो सारे लोग आज भी मराठी थिएटर में कुछ ना कुछ करते हैं। संजय मोने हो या विवेक लागू हो या रेणुका शहाणे हो या और कोई, तो ये सारे लोग। तो वो 3 महीने की जो ट्रेनिंग थी, वो 3 महीने की ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत उसका इम्पोर्टेंस रहा है। और उसके बाद में मैंने थिएटर में और सीरियसली काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में हुआ ये कि इनिशियली उसके बाद में मैंने बहुत सारी कॉमेडीज़ की, मतलब 400 कोटी विसर भोळे, ऐन वसंतात, अर्ध्या रात्रि और बहुत सारी। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यार, शायद मैंने शेक्सपियरियन ट्रेजिडी की कॉमेडी बनाई, इसलिए मुझे इतना कॉमिक नाटकों का डायरेक्शन करने के लिए पूछ रहे हैं। तो दूसरी बात, तो ये सिलसिला जब जब चल रहा था, तो मुझे एक कमर्शियल नाटक में काम करने का मौका मिला। मतलब मराठी थिएटर में आप सब तो जानते ही होंगे, वहाँ पे एक पैरेलल एक्सपेरिमेंटल और प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि कितने सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। मतलब हम लोग यहाँ से, मतलब एक्सपेरिमेंटल से शुरू करके फाइनली वहाँ जाते। तो वो नाटक में काम करने का मौका मिला, टूर था, वो चल रहा था। तो उसके आगे का नाटक, उसमें भी काम करने को मिला। और हुआ ये कि उसकी रिहर्सल शुरू हो गई। हमारा जो राइटर था वो उसे डायरेक्ट कर रहा था, राजा गावड़े। और वो पहले दिन के बाद मुझे बोला कि अरे यार विजय, ये मुझसे नहीं हो रहा, ये नाटक तू डायरेक्ट कर। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं कैसे डायरेक्ट करूँ? नहीं, बोला तू कर। तेरे तो एक तो अथेलो का एक्सपीरियंस था, और वो नाटक मैंने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ये था, तब तक नाटक की एडवर्टीजमेंट हो चुकी थी, डायरेक्टर और राइटर का नाम जा चुका था। और वो पहला नाटक जो 7-8 साल कमर्शियली चला, जो हालांकि मैंने डायरेक्ट किया था लेकिन मेरा नाम नहीं है, ये मेरा वहाँ का पहला एक्सपीरियंस था, मतलब कमर्शियल थिएटर का। और उसके बाद में 2001 में वो नाटक वापस जब किया, तब उन्होंने मुझे पूछ के कहा कि भाई अब नाम दूँ। तो मैंने कहा देखो, अभी आपको अगर लग रहा है कि नाम देना है तो दे दीजिए, क्योंकि उस वक्त मैं रिहर्सल नहीं ले सकता था। तो ऐसे मेरी इस थिएटर में शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद में हुआ ये, घर में इतना थिएटर था कि बेसिक सीरियसनेस तो मेरे अंदर था। फिर उसके बाद में मैंने एक सीरियसली थिएटर अपने आप पढ़ने की कोशिश की। तो मेरे दोस्त राजीव नाइक और अरुण नाइक, उनके साथ में मैंने सीखने की कोशिश की। दूसरी चीज़ मुझे इस दौरान पता चली कि मैं बहुत ख़राब एक्टर हूँ। और दूसरी चीज़ पता चली कि भाई एक्टर की थिएटर के बारे में सोच अलग होती है और डायरेक्टर टेक्नीशियन की अलग होती है। तो उसके बाद मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो डायरेक्शन की तरफ रहा। तो उस वक्त होता था ये कि हम लोग छबिलदास के नीचे मिलते थे। तो छबिलदास, तो वहाँ पे ऐसा माहौल था कि किसी की भी रिहर्सल नाटक की ऊपर चल रही होगी तो हम लोग जाके चोरी छुपे या कैसे भी वो रिहर्सल देखते थे। वो हमारे लिए वो एक ट्रेनिंग का ही सेशन था। फिर बहुत सारे नाटकों पे डिस्कशन होता था, और उस वक्त एक आध नाटक किसी का ख़त्म होने के बाद रात को जो डिस्कशन होती थी, मतलब डिस्कशन मतलब झगड़ा, और वो अच्छा झगड़ा। और मैं ऑनेस्टली आपसे कहूँगा कि वो मेरी सीखने की प्रोसेस थी। वहाँ पे उस झगड़े में, मतलब किसी का नाटक अच्छा लगा हो, अच्छा नहीं लगा हो, तो उसके बारे में वहाँ पे जो बहस होती थी, वो मैं कहता हूँ कि मेरे एक ट्रेनिंग का वो और एक हिस्सा था। उसके बाद में मुझे ये पता चला कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और थिएटर ही क्यों। जैसे इनिशियली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर मैंने एक नाटक डायरेक्ट किया, फिर मैं ये, तो फिर एक दिन मेरी समझ में आया कि अरे यार, हमारे घर में जो कुछ लोग आते हैं उनमें एक पंडित सत्यदेव दुबे नाम का आदमी आता है।
उस आदमी से मैंने पागलपन नाम की एक चीज़ सीखी है। मतलब थिएटर करने के लिए आदमी का पागल होना ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो पागलपन मेरे अंदर था। वो पागलपन पहला मतलब 1987 में ये सब कुछ करने के लिए नौकरी छोड़ दी, और फिर वो मुझे ऐसा लगता है कि पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, दुबे जी हमेशा कहते थे कि विजय, नाटक करते रहो, तुम 10 नाटक करोगे उसमें से 9 खराब हो जाएंगे, एक अच्छा होगा, लेकिन वो एक अच्छा करने के लिए 10 करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो सही है। इसलिए हमारा ग्रुप, मेरे ग्रुप के नाटक, मेरे कमर्शियल नाटक, सो उस वक्त से लेके आज तक मैं घर पे नहीं बैठा हूँ, लॉकडाउन को छोड़ के। कहीं ना कहीं ये थिएटर मेरे लिए, ये एक्टिविटी चलती रही है, और जो चीज़ मुझे करनी नहीं थी वो अब किए बगैर मेरा जीना मुश्किल है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो जो ट्रैवल रहा, और वो इस ट्रैवल में जब मैंने नाटक डायरेक्ट करना शुरू किया तो मेरा प्लेराइट के साथ कुछ डिस्कशन होता था। प्लेराइट के साथ एक मतलब कुछ री राइटिंग वगैरह तो आप सबको पता है। तो मुझे ये पता चला कि भाई प्लेराइट के दिमाग में वो जब लिखता है तब एक नाटक होता है, वो अपने हिसाब से उसके दिमाग में कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस होता होगा, वरना वो डायलॉग क्यों लिखेगा, वो नॉवेल लिखेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक परफॉर्मेंस होता है। फिर वो एक परफॉर्मेंस जब वो डायरेक्टर को सुनाता है नाटक, या डायरेक्टर खुद पढ़ता है, तो डायरेक्टर के दिमाग में एक दूसरा परफॉर्मेंस आ जाता है। फिर ये दूसरा परफॉर्मेंस डायरेक्टर के दिमाग में आने के बाद डायरेक्टर टेक्नीशियन के साथ बात करता है, एक्टरों के साथ बात करता है, फिर उनके दिमाग में एक तीसरा परफॉर्मेंस आ जाता है, और हम लोग शो करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ये सिलसिला कब ख़त्म होता है? जब स्पेक्टेटर या ऑडियंस नाम की जो चीज़ है उनके दिमाग में उसका चौथा परफॉर्मेंस जब होगा, और वो अपना परफॉर्मेंस जो कि एक ग्रुप में बैठे हैं फिर भी इंडिविजुअल है, अपने साथ लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करने लगी। तो इस पागलपन के लिए मैं ये सब करता रहा। दूसरी चीज़ मुझे ये लगी कि मैं एक, क्या कहूँ, मैं थोड़ा सा लकी हूँ, क्योंकि मैंने थिएटर में जिन लोगों के साथ काम किया, प्लेराइट्स हो या सेट डिज़ाइनर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो या एक्टर्स हो, तो मुझे एक चीज़ और फैसिनेट करती थी। मतलब राइटर के साथ का डिस्कशन हुआ, उसके बाद में रिहर्सल प्रोसेस और वहाँ का काम और वहाँ के एक्टरों के साथ इंटरेक्शन, इसने मुझे और मेरे अंदर के जो कोई डायरेक्टर होगा उसे बहुत बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया है। क्योंकि मैं मायूस हो जाता हूँ जब नाटक का पहला परफॉर्मेंस हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूस रिहर्सल्स ही होनी चाहिए। तो ये कैसे हुआ? तो ये इस तरह हुआ कि मेरी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे लोग आते गए, मतलब अच्छे एक्टर्स आते गए, अच्छे प्रोड्यूसर्स आते गए, और उनके साथ जो इंटरेक्शन हुई, और बाद में मैं यूनिवर्सिटी में थिएटर सिखाने लगा, और आज भी मैं सिखाता हूँ। तो एक ऐसे छोटे छोटे एनेक्डोट्स मैं आपको बोलूँगा, थोड़ा सा कोलाज की तरह होगा ये। मेरा एक नाटक था मराठी, नकळत सारे घडले, जिसमें विक्रम गोखले जी लीड रोल कर रहे थे। एक मामा जो इन हम लोग जो करते हैं नाटक वाटक सब कुछ उसके खिलाफ है, और उसका भांजा उसे वहीं जाना। तो वो नाटक देखने के लिए स्टालवर्ट एक्टर दिलीप प्रभावळकर जी आए थे। तो परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद मिलके उन्होंने मुझे एक रिएक्शन दी। उन्होंने मुझे कहा कि विजय, जब मैं तेरा नाटक देखने के लिए अंदर गया तो अंदर जाते वक्त मुझे पता था कि विक्रम गोखले क्या करने वाले हैं, वो पॉजेस कहाँ लेंगे, वो किस तरीके से बात करेंगे। सी बहुत कुछ इसमें होगा, ये मुझे पता था। लेकिन उन 2.25 घंटों में उस आदमी ने मुझे फंसाया।
अब देखो ये जो फंसाया ये शब्द इन्होंने मुझे दिया, तब मुझे पता चला कि अरे इसका मतलब ये है कि थिएटर क्या है, तो अच्छे तरीके से फंसाना है। और ये खुद को मतलब व्हाट शुड आई से कि जो हम लोग विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहते हैं, कि उस माहौल में ऑडियंस भी इसलिए आती है क्योंकि वो खुद को उसमें वो उसकी फंसाने की इच्छा होती है कि भाई हाँ ये मुझे फंसाएगा, और ये फंसाना मैं एंजॉय करूँगा, बोथ इंटेलेक्चुअली ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो। तो मुझे ये शब्द बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो ये शब्द के बाद मैंने जब मैं थिएटर सिखाता हूँ तो इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करता हूँ कि भाई जो कौन अच्छा थिएटर कर सकता है, जो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को फंसा सकता है। मतलब उन 2 घंटों में जो तुम्हारे सामने होगा वो सिर्फ नाटक है, इस पे नॉवेल नहीं लिखी जा सकती, इस पे फिल्म नहीं बनाई जा सकती। ऐसा उन 2 घंटों में, 2 या 2.5 घंटों में आपको लगना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो नाटक है और उसका मज़ा है। तो उसके पहले मैंने जब मतलब प्ले राइट्स के साथ काम करना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी में पहले प्ले राइट आए रत्नाकर मतकरी साहब, जिनके ओरिजिनल नाटक मैंने किए। और उनके एक नाटक में एक एक्टर मेरी ज़िंदगी में आया जिसका मैंने अभी जिक्र किया, दिलीप प्रभावकर। वो प्ले रियलिस्टिक था और उस प्ले की ज़रूरत ये थी, जावई माझा भला नाम था उसका, कि भाई किसी के घर की अगर खिड़की खोल के आप चोरी छुपे उसके अंदर देखते हो तो जिस रियलिटी से वो तुम्हारे सामने होगा वैसे वो नाटक होना चाहिए। तो ये पहली इंस्ट्रक्शन मैंने एक्टरों को दी और हमारा पूरा ट्रैवल शुरू हुआ। उस दौरान दूसरी चीज़ मेरी समझ में आई कि भाई अगर आप डायरेक्टर हो तो आपको एक्टरों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। डायरेक्टर को वो ये तो होना चाहिए उसका क्या मतलब है, उसको क्या करना है उसके बारे में उसको पूरी आइडिया होनी चाहिए, लेकिन वो ड्रिल मास्टर नहीं होना चाहिए। मतलब रिहर्सल जो है वो भी इंटरैक्टिव होनी चाहिए। मतलब मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था कि राइटर के दिमाग का परफॉर्मेंस और ऑडियंस के दिमाग का परफॉर्मेंस, इसमें एक किस्म की कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है। तो वो कम्युनिकेशन पहले मुझे एक्टरों के साथ करना है। तो मैंने वो एक्टर कैसे है ये ढूंढना शुरू किया जावई माझा भला में, कि ये अमिता खोपकर कैसी है, दिलीप प्रभावकर कैसे है, ये तो उनके साथ में मेरी दोस्ती होने लगी। और वो दोस्ती मैंने की इसलिए इस नाटक करने में बहुत मज़ा आया। और उस वक्त दिलीप प्रभावकर जी तो बहुत बड़ा नाम था उस वक्त। तो हमारी रिहर्सल समझो 6 बजे ख़त्म हो जाती थी शाम को। तो 6:30 बजे दिलीप प्रभावकर जी मुझे फ़ोन करके पूछते थे, अरे भाई ये सीन कैसा हुआ, नहीं ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं कहता था हाँ हुआ, ये वो, नहीं आपको नहीं लगा तो कल करेंगे। फिर दूसरे दिन 7 बजे फ़ोन आता था, तीसरे दिन 8 बजे, और वो फ़ोन पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट और फिर आधा घंटा। तो मतलब इतना बड़ा एक्टर जो कि अंदर से अपना परफॉर्मेंस अच्छा होने के लिए इतना इनसिक्योर है, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि भाई इस एक्टर के साथ काम करने में बहुत मज़ा है, ये करके देखो, वो करके देखो, ये करके देखो। तो उसमें वो जो रिहर्सल प्रोसेस थी, और वो करते समय वो लाइट कॉमेडी थी तो उसका फार्स नहीं होना चाहिए, और जो मतकरी साहब को कहना है वो पहुंचाना है। तो उस आदमी ने मुझे ये सिखाया कि दोस्त, तू अगर डायरेक्शन करना चाहता है तो तेरे अंदर की इनसिक्योरिटी जो है उसे बरकरार रखो। उन्होंने ये मुझे कहा नहीं डायरेक्टली, लेकिन मेरी समझ में आया, क्योंकि इतना बड़ा एक्टर इतने अच्छे तरीके से इनसिक्योर था। मैंने बाद में भी ऐसे इनसिक्योर एक्टर नहीं देखे जिनका फाइनल परफॉर्मेंस फैंटेस्टिक होता था। दूसरी चीज़ मैंने उनके बारे में, जैसे क्योंकि मुझे ये फैसिनेट करने लगा उस वक्त, वो था
एक्टर और डायरेक्टर की रिलेशनशिप। तो तो मेरी एक बात समझ में आई कि बोलते बोलते उन्होंने कहा कि देख विजय, मेरी पर्सनैलिटी में ये प्रॉब्लम्स है, इसलिए मुझे तू पहले कहे कि अपने नाटक का जो अविनाश घाटपांडे है वो दिखेगा कैसे। मतलब कि उन्हें ये पता था कि मेरी पर्सनैलिटी में ये लिमिटेशंस है, तो इनके साथ कैसे खेलना है। और ये सिलसिला अब तक, अभी भी मैं ये लॉकडाउन के बाद उनके साथ एक नाटक कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मैंने ये देखा है कि वो पहले पहले देखिए ये कैसे दिखेगा, ये कैसे चलेगा, और फिर उसके बाद में वो उसमें उसका इंटेलेक्चुअल और जो कुछ इमोशनल बात उसमें थी वो उसमें चले जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अरे भाई ये एक्टर मुझे ये सिखा रहा है कि भाई ये मतलब आपके अंदर की जो खामियां हैं उन खामियों को समझो। और ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि मेरी एक्टरों के साथ दोस्ती हो गई। तो ये मुझे तो ये पता चला कि अरे यार ये चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही है। जैसे एक लेवल पे मतकरी साहब का राइटिंग, उनके साथ की दोस्ती, फिर उसके बाद में ये सिलसिला चलता रहा। एक चीज़ मैं आपसे कहूँ कि मराठी कमर्शियल थिएटर इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, कंप्लीटली। मतलब उन्हें वहाँ का जो द एक्सपेरिमेंटल थिएटर दैट आई यूज टू डू, वी डिड ओथेलो, वी डिड मिडसमर नाइट्स ड्रीम, व्हेन आई डिड 400 कोटी विसरबोळे, a completely absurd kind of a play that I could do, क्योंकि मुझे ये कंस्ट्रेंट नहीं था कि मैं किसी और के पैसे पे नाटक कर रहा हूँ या किसी और के लिए नाटक कर रहा हूँ। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कमर्शियल थिएटर, तो ये ऑडियंस नाम की जो चीज़ है उसे सेटिस्फाई करना हावी हो गया। मतलब ये सेटिस्फाई करना ज़रूरी हो गया। तो इस किस्म की पॉपुलर प्लेज मैंने किए। और मैं यहाँ पे भी कहना चाहता हूँ, हालांकि आप सारे थिएटर करने वाले हो, सारे मेरे दोस्त हो, मैंने कमर्शियल थिएटर में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए। अगर आप कोई कहता है कि मैंने मराठी कमर्शियल थिएटर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो मुझे पता नहीं, मुझे लगता है वो झूठ बोलता है। तो उसके बाद में कुछ साल गए और मेरी लाइफ में और एक एक्टर आया जिनका नाम था डॉक्टर श्रीराम लागू। नाटक था सुंदर मी होणार, रिटन बाय PL देशपांडे। तो ये नाटक मैं जब उनके पास लेके गया तो वो उन्होंने पढ़ के मुझसे कहा कि विजय, मैं कौन सा काम करूँ इसमें। मैंने बोला महाराज का काम करो आप। तो क्या पीरियड होगा? वही पीरियड होगा, हम लोग कुछ बाकी नहीं कर रहे हैं, वो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड होगा, उसके बाद काम। तो उन्होंने कहा कि देख विजय, अगर मुझे काम करना है तो मैं इस नाटक में डॉक्टर का काम करूँगा, ये महाराज का काम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे कोई भी इसी काम के लिए पूछेगा। तो उसके बाद में वो डॉक्टर का जो रोल था उसमें उनकी पर्सनैलिटी जो थी, वो डॉक्टर साहब हालांकि टॉल डार्क हैंडसम कैटेगरी के नहीं थे, लेकिन उनमें कुछ तो ऐसी बात थी कि वो चार्मिंग लगते थे स्टेज पे। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब एक काम करते हैं, जेल लगा के आपके बाल पूरे मैं एक साइड में कर दूंगा, फिर आप थोड़ा सा मतलब जाड़ी फ्रेम का चश्मा लगाइए, फिर उनके जो कॉस्ट्यूम थे वो बहुत लूज कर दिए, और वो करते करते उसके साथ उस आदमी ने जो बॉडी लैंग्वेज डेवलप की, और उस वक्त उस आदमी ने ये किया कि वो बाहर मतलब जो इमोशन थी नाटक की वो एक तरफ पहुंचा रहे थे, और दूसरा उन्होंने अपने कैरेक्टर की मतलब जो कि पॉज होता है, जो असल में नाटक का शब्द होता है, तो वो उसमें जब वो नहीं बोलते थे तब एक कैरेक्टर डेवलप किया। तो मैं असमंजस में पड़ गया कि भाई ये कहाँ से ये आ जाता है इनमें। और हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्कशन करते थे, कभी कभी बहस होती थी, तो वो हमेशा कहते थे कि देख विजय, कुछ भी हो तू जो बोलेगा वही मैं करूँगा। और उसके बाद में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, और वो करने के बाद फर्स्ट शो के बाद उन्होंने मुझे जो कहा, तो मैंने कहा अरे ये कैसे हुआ। उन्होंने मुझे कहा विजय,
तूने मुझसे काम करवाया, मैंने अभी तक पीएल देशपांडे जी के एक भी नाटक में काम नहीं किया था, और मेरे हिसाब से जो नाटक हम लोग कर रहे हैं ये उनका खराब नाटक है। मुझे ये नाटक कभी अच्छा नहीं लगा, सिर्फ उन्हें एक ट्रिब्यूट है, इसलिए मैंने इसमें काम किया। मतलब जो कि मेरे दिमाग में एक थियरी चल रही थी कि अरे यार, हम लोग जब तक पूरी तरह कन्विंस नहीं होते तब तक एक रोल नहीं कर सकते अच्छा, और ये आदमी पूरी तरह कन्विंस नहीं था, फिर भी ये रोल कर गुजरा। मतलब और कर गुजरा मतलब आप वो यूट्यूब पे अभी भी उनका रिकॉर्डिंग है, तो ये पता नहीं कैसे हुआ। तो उसके बाद उसी नाटक में एक चीज़ और हो गई, तो मुझे एज ए डायरेक्टर एक चीज़ और मेरे दिमाग में फिट बैठ गई कि मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि राइटर की लाइन आपके साथ होती है, सेट डिज़ाइनर का सेट होता है, म्यूज़िक वाले का म्यूज़िक क्यू होता है, सब कुछ होता है आपके साथ में। क्या नहीं होता वैसे वो अंडरलाइन डायरेक्टर। तो मैंने डॉक्टर लागू साहब से कहा था कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जो आप टाई पहनते हो वो टाई हमेशा पहनिए लास्ट सीन में, और उसे थोड़ा सा लूज करके पहन। तो हमारा शो था बारामती में उस वक्त, तो वो शो ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट डे पूना में शो था। तो वो पूना में के शो को मैं गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि विजय एक कल मैंने एक क्राइम किया। मेरा क्या हुआ? नहीं, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ कल, तो मैंने सोचा कि बगैर टाई के काम करके देखते हैं, और मैं बहुत स्मार्ट लगा। और तब मुझे पता चला कि भाई तूने बोला था टाई मत यूज़ करो। तो उन्होंने मेरी माफ़ी मांगी और कहा कि देख, आज मैंने टाई लगाई है और मैं वैसे जा रहा हूँ। तो तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई डायरेक्टर अगर एक्टरों का कॉन्शियंस बन जाता है तो उसमें बहुत मज़ा है। मतलब किस नतीजे पे मैं पहुंचा कि भाई डायरेक्टर को एक्टरों का दोस्त होना चाहिए, एक अपना कंप्लीट परफॉर्मेंस को कंसीव करना चाहिए, उसे एक्टरों के साथ दोस्ती तो करनी चाहिए, और उसे ऑडियंस की नज़र और एक्टर का कॉन्शियंस होना चाहिए। तो ये सब जब मैं कहा तो मुझे लगा कि अरे, मैं जिस चीज़ में आया हूँ ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो और एक चीज़ थोड़ा सा हटके मैं करता हूँ। आजकल मोबाइल वगैरह के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। तो एक बार हम लोग हमारे शोज़ करने के लिए अमेरिका जा रहे थे, डॉक्टर लागू साहब के साथ मैंने एक और नाटक किया मित्र, वो तो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। तो हम लोग जा रहे थे, तो 2 नाटक थे मेरे, मित्र और नकड़त सारे गढ़ले। तो फ्लाइट में हम लोग थे, तो डॉक्टर साहब ने मुझे फ्लाइट में अब उनकी सीट के वहाँ बुलाया, विक्रम गोखले साहब बगल में बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि अरे, मैंने सुना है विजय कि नाटक के दौरान मोबाइल बजा तो विक्रम नाटक बंद कर देता है, उसे बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने कहा हाँ होती है डॉक्टर साहब, ये ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक बार परफॉर्मेंस शुरू होने के बाद को एक्टर के अलावा विक्रम को बाकी की आवाज़ें सुनाई देती है। तो मैंने कहा क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं सुनाई देती, मुझे सिर्फ को एक्टर की आवाज़ ही सुनाई देती है। और ये सच था, मतलब मित्र के बारे में ये हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर लागू साहब के पूरे एक्टिंग का ये क्या था, तो ही वॉज अ वेरी गुड लिसनर। मतलब कि नाटक में को एक्टर को सुनना कितना इम्पॉर्टेंट है वो इस आदमी ने मुझे सिखाया। और एक दूसरे मेरे एक्टर दोस्त थे, उसे अंडरलाइन किया, वही अगेन दिलीप प्रभावकर। जब मैंने उन्होंने मित्र देखा और बाहर आके कहा विजय सारे एक्टरों को बोलो जाके नाटक देखो, ये आदमी कैसे सुनता है, मतलब कैसे रिसीव करके अपनी लाइन बोलता है, ये देखने के लिए। तो मैंने जो कुछ थिएटर में अच्छा बुरा थोड़ा सा कुछ काम किया, ज़्यादातर बुरा किया, उसमें एक्टरों का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि ये सारे लोग कहते कि तू तो साला एक्टरों का डायरेक्टर है। पहले मतलब जब मैंने थिएटर करना शुरू किया तब मेरा राइटिंग पे बहुत विश्वास था, मतलब द प्ले इज़ द थिंग। क्योंकि
हम लोग शेक्सपियर के फैन थे, तो द प्ले इज द थिंग, मतलब जो राइटर कहेगा वही। फिर बाद में जैसे जैसे मैं थिएटर करता गया तो मुझे पता चला कि अरे भाई, ओनली स्पोकन वर्ड थिएटर नहीं है, कुछ और है। तो ये सारे एक्टर मुझे ये सिखाते गए। मतलब जब मैं नकद सारे गडले करता था डायरेक्ट, तो उसमें 3 पन्ने, 3 फुल स्कैप्स में एक विक्रम गोखले साहब का एक सॉलिलॉक्वी थी उनकी, और वो सॉलिलॉक्वी उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करके 5 लाइनों में ख़त्म कर दी। एंड ही कुड कन्वे द मीनिंग, एंड ही कुड कन्वे एवरीथिंग। तो मुझे पता चला कि अरे इसका मतलब ये है कि नाटक में लाइनें कितनी होनी चाहिए जितनी ज़रूरी है। मतलब कि थिएटर इज़ बेसिकली परफॉर्मेंस एंड इट इज़ लिटरेचर ऑल्सो। मतलब जो लोग सुन रहे हैं उन्हें कि भाई मैंने कैसे थिएटर शुरू किया, एक्सीडेंटली शुरू किया, फिर एक अपनी जो मतलब चेंजेस हो जाते हैं अपनी पर्सनैलिटी में। तो मैंने कहा कि अरे हाँ यार, इट इज़ परफॉर्मेंस। तो क्या था, बहुत सालों से मराठी नाटक मतलब रिटन टेक्स्ट, वो लिटरेचर ज़्यादा होता है। नहीं, एक हद के बाद मराठी थिएटर में ये बदलाव आया, और उसके लिए मुझे बहुत देर तक बात करनी पड़ेगी। तो ये जो बदलाव आया, तो ये चेंजेस जो थी वो उसमें मुझे ये मज़ा आ रहा था कि भाई मैं ये सीख रहा हूँ, और मेरे आगे की जनरेशन जो थी, केदार शिंदे, देवेंद्र पेम या संतोष पवार, उनको पहले से ही पता था कि विजुअल की स्ट्रेंथ क्या है। तो मतलब ये कि इसमें से मुझे ये पता चलने लगा कि अल्टीमेटली क्या है नाटक और ये सब कुछ। एक तो फसाना है, ये जो मैंने पहले कहा, पागलपन होना ज़रूरी है जो दुबे जी ने हमें सिखाया। और तीसरी चीज़ ये है कि ये एक एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस जो है इट इज़ गिवन एंड टेकन एट द सेम टाइम एंड इन द सेम स्पेस। एक साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, और वो कम्युनिकेशन एक स्पेस में करना, ये मज़ा है, और ये मुझे फैसिनेट ज़्यादा करने लगा। फिर मेरे साथ ये हुआ कि अभी मैं थोड़ा सा सीरियस होके बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में मैंने ओथेलो से शुरुआत की, लेकिन उसके बाद में मैंने सीधा 12 कॉमेडीज़ की। आई डिड 12 कॉमेडीज़ इन अ रो। तो 12 कॉमेडीज़ इन अ रो का मतलब क्या है यार, कि मुझे सिर्फ कॉमेडीज़ अच्छी लगती है और मुझे करने में मज़ा आता है। तो नहीं, एक्चुअली मेरा मकसद ये था कि चलो सारे स्टाइल की कॉमेडी करके देखे, मतलब फार्स करके देखे, लाइट कॉमेडी करके देखे, या फिर उसमें से दोनों का कॉम्बिनेशन ये करके देखे। इसलिए मैं कॉमेडीज़ करता गया, और वो कॉमेडीज़ करते समय भी मुझे पता चला कि अरे कॉमेडी में क्या होता है, ऑडियंस चेंज हो जाती है। मुंबई की ऑडियंस अलग है, नासिक की ऑडियंस अलग है। और मेरे साथ जो एक्टर काम कर रहे थे मेरे डायरेक्शन के अंदर, वो लक्ष्मीकांत बेर्डे था, प्रशांत दामले, तो फिर संजय नार्वेकर, आनंद निगड़े, सारे एक्सटेम्पर काम करने वाले लोग थे। तो वो किस किस्म से, मतलब लिखे हुए नाटक में कुछ इधर उधर का बाकी का चेंजेस किए बगैर पूरे महाराष्ट्र में उसी प्ले को कैसे पहुंचाते थे। मतलब पॉज, जो मेरे हिसाब से अभी नाटक का बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, या फिर बॉडी लैंग्वेज कितनी इस्तेमाल करनी है, पॉज कितना बढ़ाना है। अगर इस गांव में जाओ तो इस लाइन का क्या होगा, यहाँ जाओ तो क्या होगा, इस इसम से वही परफॉर्मेंस वो ज़्यादा लाइवली मतलब करते गए। तो ये एक एक्सपीरियंस मुझे मिला कॉमेडीज़ करते समय कि भाई कॉमेडीज़ का स्ट्रक्चर तो इम्पॉर्टेंट है। मैं रिहर्सल करते समय भी इन लोगों के साथ बहुत मज़ा करता था, तो करते समय, और ये परफॉर्मेंस में इस नाटक को उन्होंने, जो मैंने कुछ 20% किया था, 60% तक लेके गए। और वो तो
थोड़ी सी अपनी लाइनें ऐड करके। और उस ज़माने में एक और एक्टर मुझे मिला, उसका नाम है अशोक सराफ। ये सारे नाम आप तो जानते ही होंगे। तो जब मैंने अशोक सराफ के साथ काम किया तो मुझे एक कॉमेडियन है वो, लेकिन अलग ही बात पता चली, वो थी डिसिप्लिन। वो आदमी सेकंड बेल के बाद कुर्सी लेके बैठता है और किसी के साथ बात नहीं करता। वो कहता है कि मैंने आगे के 2 या 2.5 घंटे लोगों को दिए हुए हैं, बात मत करो। फिर उन्हें अगर कुछ आइडिया आती थी बीच में नाटक के, तो वो कभी डायरेक्टली नहीं करते थे, पहले रिहर्स करके करते थे। तो मुझे पता चला कि अरे यार, कॉमेडी में भी कितने किस्म के लोग कितने तरह का काम करते हैं। सतीश तारे नाम के एक्टर के साथ मैंने काम किया, जिसके जितना, जैसे आप पूरे भारतवर्ष में फिजिकल थिएटर करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, वो उन फिजिकल थिएटर करने वाले लोगों में से एक है। और वो क्या कर सकता है, जिन्होंने सतीश तारे जी को देखा है, उन सबको उसके बारे में पता चलेगा। और आप मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये हुआ। फिर उसके बाद एक दौर आया कि मुझे ऐसा लगा कि अरे नहीं यार, ये जो अपने इर्द गिर्द चल रहा है ये कुछ सही नहीं है। उस वक्त मैंने ढोल ताशे नाम का नाटक किया, ये आविष्कार के साथ नाटक किया। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत दिन के बाद ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो मुझे अंदर से कहना। मतलब ये कि मैंने एक दो पॉलिटिकल रास्ते जैसे नाटक किए, लेकिन उससे पहले कि ढोल ताशे ये मेरे थोड़े करीब नाटक है मेरा। तो वो ढोल ताशे में कि भाई रास्ते पर आकर आपको कोई फेस्टिवल करना, वो किसी भी धर्म का हो, ये फेस्टिवल करना, ये क्या आज की तारीख में अपने देश में सही है? मुझे ये लगा कि गलत है। तो वो एक हार्ड हिटिंग प्ले सोशल सिचुएशन पे किया। उस वक्त वो मतलब एक्सपेरिमेंटल था, लेकिन उसके बहुत सारे शो हुए। और जब मैंने ढोल ताशे किया तो मुझे ये पता चला कि भाई आप एक आध चीज़ हमारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली बताने की कोशिश करोगे तो वो ड्राई हो जाएगा। तो उसका थिएटर कैसे बनाना है, मतलब वो जो प्ले था जिसका बेस डायलॉग था, उसमें भी मैं विजुअल्स ढूंढने लगा। और ये सारी चीज़ें मुझे आसपास काम करने वाले लोगों ने ही सिखाई थी कि भाई ये ढूंढो। तो इसलिए वो प्ले इंटरेस्टिंग हो गया, वो हार्ड हिटिंग हो गया। और हार्ड हिटिंग होने के बावजूद कि भाई ये जो ढोल ताशे आप बजा रहे हो और लोगों के कान बंद कर रहे हो, इसे छोड़ दो। आज के आज भी तो वहीं चल रहा है, लोगों के कान बंद है, लोगों को पता नहीं, सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि नहीं। तो वो उस वक्त जब मैंने ढोल ताशे नाटक किया तो वहाँ पे कोई स्टार वार नहीं था, लेकिन वो भी प्रोसेस मेरे एक्टरों के साथ, अजीत बुरे हो या डॉक्टर हेमचंद्र अधिकारी हो, तो उस वक्त क्या ज़रूरी था, तो मुझे ऐसे एक्टर चाहिए थे जिनका मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ पे विश्वास होना ज़रूरी था। इसलिए वो अच्छा नाटक कर सकते थे। सुंदर में होनार में डॉक्टर लागू जी ने किया क्योंकि वो इमोशनल प्ले था, लेकिन ये प्ले इमोशनल नहीं था। जैसे मित्र में मतलब दोस्ती होने के बाद में आप कौन सी जात धर्म के हो ये कोई मायने नहीं रखता, ये सब्जेक्ट डॉक्टर लागू साहब को इतना अंदर से उन्हें उनको क्या कहूँ मैं, उन्हें वो मालूम था, उनको वो चाहिए था, वो उसके साथ वो जुड़े हुए थे, वो किया। तो ये ढोल ताशे करने के बाद, लेकिन मुझे इतने सालों के बाद, अभी मैं अगर बोलता रहूं तो बहुत ये हो जाएगा, लेकिन इतने सालों के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अच्छा नाटक करना है। मैंने अभी तक अच्छा नाटक नहीं किया, मैं अभी तक अच्छा नाटक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे नाटक देखे और उस हाइट तक मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अंदर से एक्टर नहीं हूँ, मैं अंदर से डायरेक्टर हूँ। और मेरा डायरेक्टर, टेक्नीशियन, प्ले राइट सबके साथ मेरी इंटरेक्शन होती है। और मेरा इस चीज़ पे विश्वास है कि आपकी अगर एक्टरों के साथ और टेक्नीशियंस के साथ
दोस्ती होगी तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। और दोस्ती इसलिए कि क्योंकि आप साथ में होते हो जितना 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना रिहर्सल के दौरान, और आप ऐसे लोगों के सामने परफॉर्म करने जा रहे हो या जाते हो जो पहली बार इस चीज को देख रहे हो, और आपको पता नहीं वो कहाँ से आए हैं। बीवी के साथ झगड़ा करके आए हैं या फिर दूर से ट्रैवल करके आए, तो उनको वो चीज समझाना जो कि आपस में आपने इतने दिनों से रिहर्स की हुई है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। हालांकि ये करना कमर्शियल थिएटर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मेरे लिए थोड़ा कम मुश्किल हुआ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जैसे अच्छे एक्टर आए वैसे सुधीर भट्ट, मोहन वाघ या दी गोवा हिंदू एसोसिएशन कला विभाग जैसे ऐसे प्रोड्यूसर आए जिनका विश्वास था कि चल तुम करो, हम तुम्हारे मतलब साथ हैं। तो ये एक मेरे क्या मतलब आज तक जो कुछ मैंने करने की कोशिश की वहाँ उसके बारे में। दूसरा फिर ये हुआ कि जब मैं कॉमेडीज करता गया, फिर मैंने कुछ सोशल नाटक किए, फिर मेरे दिमाग में ये आया कि भाई मुझे क्या अच्छा लगता है। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ सस्पेंस थ्रिलर्स। तो अभी मैंने पिछले 5 सस्पेंस थ्रिलर्स किए, और वो भी मतलब किसी एक पुल का नाम लो जो गुजराती और हिंदी का बहुत माना हुआ नाटक है, उससे लेके अलग अलग स्टाइल के सस्पेंस नाटक। और इसमें मुझे किस चीज़ का मज़ा आने लगा कि भाई लोग जो डरते हैं, लोग जो हंसते हैं, और जो लोग जैसे मतलब कि टेंशन के मोमेंट में काम करते हैं वो हमारे साथ। तो इसमें लाइटिंग, शीतल तड़पदे का लाइटिंग, अशोक पथ की सावे, अजीत परब का म्यूजिक, उसमें जो माहौल क्रिएट होता है वो माहौल मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो अभी मैं अटका हुआ हूँ सस्पेंस प्ले पे। अब थोड़ी सी ये पोजीशन आई है कि भाई अगर मैं कहूँ कि सस्पेंस थ्रिलर्स करना है तो सस्पेंस थ्रिलर करना है तो करते रहो। तो अभी तक तो मेरे 5 सस्पेंस थ्रिलर्स हो चुके, अब 2-3 करूँगा आगे जाके। उसमें से एक माउस ट्रैप मैं कर रहा हूँ, और दूसरा अगाथा क्रिस्टी जी का ही दूसरा प्ले है एन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। तो ये भी मैं कर रहा हूँ। अभी मैं अटका, मेरी सुई यहाँ पे अटकी हुई है कि मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए थिएटर प्लेजर है, और जो देखने वाला है उसके लिए भी प्लेजर होना चाहिए। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं हालांकि मेरे थिएटर के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा बदलते गए। अब एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि मैंने पहले ना बिगिनिंग में मेरी जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी ना, वो अगर किसी के हाथ में जाए तो वो नाटक डायरेक्ट कर सकता था। वो इतनी डिटेल्ड, मतलब कि बीच में 2 पन्नों के बीच में एक फुल स्कैप जिस पे मैं सब कुछ लिखता था, हाथ में गया ये वो। तो और एक प्ले मैं डायरेक्ट कर रहा था, हीच तर प्रेमाची गम्मत है, और वो प्ले आप विश्वास नहीं करोगे, इट वॉज अ कमर्शियल कॉमेडी जैसे जिसका मेरा वर्किंग तैयार था। और वो मैंने 2 एक्ट प्ले, अशोक पाटोळे जी का लिखा हुआ, संजय मोने, सुनील बर्वे थे उसमें, मैंने 3 दिन में डायरेक्ट किया। तो मैंने कहा ये तो डेंजरस है कि एक नाटक 3 दिन में डायरेक्ट किया। इसका मतलब क्या है कि आप मुझे अगर एक मेन डोर दो, आप एक विंडो दो, एक सिटिंग अरेंजमेंट दो, तो मैं एक नाटक खड़ा कर सकता हूँ। ये बहुत डेंजरस है। तो मैंने कहा थिएटर में ये मुझे आ गया, ये कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने पूरे नाटक को उलट पुलट करके पूरा वापस डायरेक्ट किया। वापस डायरेक्ट करने के बाद में मतलब ये एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं आता,
तुम्हें कुछ नहीं आता, बहुत कुछ आना चाहिए। और उसके बाद में आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे फोक प्ले में हम लोग ये नहीं कर सकते, उसके बाद में मेरे दिमाग में मैं नाटक का वर्किंग करता हूँ, लेकिन मैंने कागज़ पे वो वर्किंग करना छोड़ दिया। मैंने कहा कि नहीं, दिमाग में रखेंगे, लेकिन जो एक एक्सटेम्प वहाँ पे जो होगा वो उसका मज़ा भी लेना है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसका मज़ा और है। तो और उसके बाद में मैंने बहुत सारे प्लेस किए। फिर उसके बाद एक चीज़ मेरी लाइफ में ऐसी आ गई जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद सीखा नहीं था थिएटर में। मैंने थिएटर तो किया नहीं था, सीखा नहीं था। और सडनली मुझे पूना यूनिवर्सिटी में हड़ेकर सर ने बुलाया कि विजय यहाँ पे आके तू डायरेक्शन पे लेक्चर्स ले ले। तो मैंने कहा कि अरे स्टूडेंट के सामने कैसे ही करूँ। तो ये जो प्रिंसिपल्स थे जो मेरे कि भाई सबके साथ दोस्ती करो, वैसे मैंने स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती करके नाटक करना शुरू किया। उसके बाद में 2003 में, ये अमोल देशमुख है यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, सो 2003 के बाद 2018 तक मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी में भी सिखाया। मतलब और उनके साथ में, जैसे पूना यूनिवर्सिटी में मैंने नाटक किए, वैसे उनके साथ नाटक किए। और मुझे ये इन लोगों के साथ नाटक करने में उतना ही मज़ा आया जितना मुझे मतलब स्टार के साथ नाटक करने में आया। और इनके साथ नाटक करने में एक चीज़ ये हुआ करती थी कि डिस्कशंस में वो कभी कभी बेचारे मेरा सुनते थे, मतलब आर्ग्यूमेंट्स कम होती थी। तो मैं उनसे कहता था कि भाई दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जो बोलो जो तुम्हें करना है, तुम मुझे बोलो, हम लोग डिस्कस करके करेंगे। फिर उनका फियर गया और वो हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के काम करने लगे। और यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ काम करने का एक मज़ा ये है कि वहाँ पे एक शो नहीं करते हम लोग, 3-4 टीम होती है। तो ये 3 टीम जब होती है तो एक ही नाटक में एक रोल 3 लोग करते हैं। अब ये 3 लोग जब करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, उनका स्टाइल अलग होता है। उस हिसाब से 3 डिफरेंट परफॉर्मेंसेस हो जाते हैं ना, तो उसका मज़ा भी कुछ और है। तो ये मज़ा भी वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ लेने में मुझे बहुत मज़ा आया। और दूसरी चीज़, मेरा एक चीज़ में विश्वास है कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका टीचर नहीं हूँ। और अगर मैं इवन एज ए डायरेक्टर मैं टीचर की पोजीशन लेता हूँ तो मैं आपसे कुछ सीख नहीं पाऊँगा, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज, मेरे हिसाब से थिएटर इज़ कम्युनिकेशन। और उस कम्युनिकेशन में आप जो कुछ कम्युनिकेट करते हो वो मुझ तक पहुंचना चाहिए। मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो आप तक पहुंचना चाहिए। वन वे से कुछ नहीं होगा। फॉर मी थिएटर इज़ नेवर मी, इट इज़ ऑलवेज अस। और ये जब तक हम लोग करते रहेंगे तब तक इसका मज़ा है। मतलब मुझे पता नहीं इतने सालों के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ, नहीं, मैं एक एक्सपीरियंस देने वाला आदमी हूँ और उस एक्सपीरियंस को मैं देने की कोशिश करता हूँ। और वो एक्सपीरियंस मैं वहाँ पे खुद भी लेता हूँ और उसे एंजॉय भी करता हूँ। क्योंकि नाटक के साथ एक बहुत मज़ा है ना कि भाई समझो एक शो में कुछ नहीं हुआ तो दूसरा तो है, मतलब चेंजेस करना, लोगों के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखना। और दूसरा एक टीचर होने का एक ये भी है मज़ा कि मेरे स्टूडेंट्स जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम दैट वे वेरी लकी दैट माय स्टूडेंट्स आर रियली डूइंग वेल। तो मुझे बहुत उनके साथ काम करने में मज़ा आता है। और दूसरा मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मतलब मैं एक पोजीशन लेके मैं काम ही नहीं कर सकता। और ये दैट इज़ माई वे ऑफ लुकिंग एट इट। बिकॉज if you talk about theory in direction, you can have hundreds of theories, because there can't be one it's not like science कि भाई H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा ये नहीं है। बिकॉज
the last thing which I enjoy about theater is that theater is an impure art form, and that is the strength. मतलब हम लोग किसी भी प्योर आर्ट फॉर्म को हमारे नाटक के साथ जोड़ सकते हैं. हमारे नाटक में अगर कोई पागल लड़की है, कैरेक्टर माफ करो, तो कैरेक्टर में वो अगर उसे तत तत तुम तिगदा दिग दिग थी ये कथक का तोड़ा अगर करने को कहा जाए और वो उस पर भरतनाट्यम भी कर सकती है. सो इसका मतलब ये है कि ये जो मज़ा है ना इम्प्योरिटी का, वो इम्प्योरिटी का मज़ा बहुत ही मैंने आज तक लिया है. फिर भी मैं अभी बोलता रह सकता हूँ क्योंकि कुछ लोगों के बारे में बोलना ये हुआ. एक और छोटी सी चीज़, इफ़ टाइम परमिट्स, मैं बोल रहा हूँ. मैंने जब मिडसमर नाइट्स ड्रीम किया तब तक क्या था, तब तक ये था कि मैं मतलब म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ या इसके साथ मेरी इंटरेक्शन होती थी. तो वी वर डूइंग मिडसमर नाइट्स ड्रीम बाय शेक्सपियर, राजीव नाइक्स ट्रांसलेशन, एंड आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विथ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिएटर म्यूजिक डायरेक्टर्स, Bhaskar Chandavarkar. And that experience I cannot forget. I haven't throughout my life. कि एक चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई, सिर्फ नाटक नहीं, तो उन्होंने मुझे सिखाया ये कि भाई एक आध चीज़ जो होती है ना, उसको देखना सिर्फ और परखना, इसमें बहुत फ़र्क है. मतलब आदमी को मत देखो, उसे पढ़ो. ट्राई टू रीड अ पर्सन, और उसमें जो मज़ा आएगा ना तुमको वो, और उनके साथ इंटरेक्शन. एंड लेट मी टेल यू दैट मिडसमर नाइट्स ड्रीम वाज अ प्रॉपर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन. ही ट्रांसक्रिएटेड इनटू दैट द एंटायर प्ले. एक मतलब वो शेक्सपियरियन यूरोप से निकाल के एक सूर्य नगरी नाम का अलग नाम उन्होंने दिए, मुझे कहा कि ये देते हैं. देन ही फाउंड आउट देयर वाज अ ग्रेट पोएट बालकवि इन, और वो बालकवि वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट. तो उन्होंने बालकवि जी की पोएट्री को एक दिन हम लोगों ने रीडिंग किया मिडसमर का. बोले कि मैं एक चीज़ करके तुम्हें दिखाता हूँ, अच्छा लगे तो आगे जाएंगे. तो 2 सीन्स के बीच में उन्होंने वो पोएट्री डाल दी, एंड आई वॉज अमेज्ड. द प्ले इज रिटन इन 1603, and Balkavi was like Balkavi is one of the greatest Marathi poets. So the way that imagery was like, it was matching. It was an amazing experience, which means I met a music director, I met a technician, music director, जिन्होंने नाटक खड़ा कर दिया मेरे लिए. मतलब ही एक अलग मायना, अलग इंटरप्रिटेशन देना, वो उन्होंने कर दिया. देन व्हेन आई वाज वर्किंग विथ सेट डिजाइनर लाइक प्रदीप मुळे इन अ प्ले असामी, तो उसमें जो एक थिएटर में मतलब जैसे नाटक आगे जाता है, वैसे हर एक सीन में सेट डिज़ाइन, एज अ सेट डिज़ाइनर ही वॉज मेकिंग अ स्टेटमेंट. और जैसे एड फिल्म में स्टोरी बोर्ड होता है ना, वैसे मेरे नाटक के साथ जुड़ा हुआ एक सेट डिज़ाइन का स्टोरी बोर्ड बना. एंड आई थिंक सो आई हैड दिस प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विथ स्टॉलवर्ड्स. आई हैव वर्क विद भक्ति बर्वे. मैं हमेशा एक लाइन उनके बारे में बोलता हूँ, औरत 5 फीट की थी लेकिन स्टेज पे 6 फीट की हो जाती थी. ये मतलब सी इट इज बियॉन्ड माई एक्सप्लेनेशन. सो वाई आई डू थिएटर एंड वाई आई एम डूइंग थिएटर एंड वाई आई विल कीप ऑन डूइंग थिएटर, बिकॉज आई लव टू कम्युनिकेट. जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो लोगों को देना, अच्छा मतलब उनके साथ अच्छा कम्युनिकेट करना, इस चीज़ पे मेरा बहुत बहुत ज़्यादा विश्वास है.
मैं मैं बोलता रहूँगा, लेकिन अभी मैं इस पे रुकता हूँ, क्योंकि ये थिएटर इज़ शेयरिंग, इट इज़ एन एक्सपीरियंस गिवन एंड टेकन एट द सेम टाइम। तो मैंने ये कोशिश की कि आपको वो एक्सपीरियंस दूँ छोटा सा कुछ लोगों के बारे में। तो मुझे अभी जो सवाल मेरे सामने आ रहे, मुझे अच्छा लगा हुआ नाटक ये देखो, मेरा एक भी नाटक अच्छा नहीं लगा, बट द प्ले दैट आई लव द मोस्ट सो फार इन माई लाइफ इन मराठी इज महानिर्वाण, written and directed by Satish Adekar. It's a brilliant play, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और दूसरी चीज़ है कि हिंदी थिएटर के बारे में, सी एक चीज़ को, हिंदी थिएटर का भी अपना मज़ा है। एक जो आप लोगों को जो ऑडिटोरियम मिला है ना, वो कमाल है। पृथ्वी थिएटर का, यहाँ पे यहाँ की बात करूँ मैं, और इतने अच्छे लोग, दुबे जी जिनके साथ, मतलब उस आदमी ने बहुत कुछ सिखाया, वो मैं बता नहीं सकता। फिर सुनील शानबाग, फिर मकरंद देशपांडे, ओम कटारे, दिनेश ठाकुर जी, नादिरा बब्बर, सब लोगों ने अपने तरीके से यहाँ का थिएटर, मैंने ज़्यादातर हिंदी थिएटर यहाँ का देखा है, हालांकि पूरे भारतवर्ष का थिएटर देखा, लेकिन हिंदी थिएटर यहाँ का जो देखा है, वो मेरे हिसाब से मैंने पृथ्वी में इन सारे लोगों के नाटक बहुत एंजॉय किए हैं। और मुझे सुनील और मकरंद का पागलपन देखने में बहुत बहुत मज़ा आता है, और ये मज़ा आता रहेगा, और नाटक खेलते रहेंगे। अब ये क्या कोरोना वरोना आता है, तो मैं कोरोना की तरफ ये मेरा अपना मानना है, इस तरीके से देखता हूँ कि पिछले 30-35 साल में इतना काम किया, तो शायद ये पॉज ज़रूरी था, अपने लिए, अपनी समझ के लिए, अपने आप को वापस डिस्कवर करने के लिए। अब एक छोटा सा सवाल इन्होंने पूछा है, पता नहीं, मैं एक मराठी में एक लाइन कहूँगा कि ऐसा कहते थे लोग मस्ती मजाक में कि भाई पूरी दुनिया में 2 ही किस्म की जातियाँ होती है, एक ब्राह्मण और दूसरे। तो मेरा हमेशा से उस वक्त का मानना था कि मराठी थिएटर में 2 किस्म की एक्ट्रेसेस होती है, एक भक्ति बर्वे इनामदार और बाकी की अलग। मैं इतना उस औरत का फ़ैन था। मैं टी फुलरानी, जब मैंने टी फुलरानी पहली बार देखा, देखिए टी फुलरानी में एक तो ये दिमाग में था कि ऑड्रे हेपबर्न, माय फेयर लेडी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, तो ये क्या होगा इसका, टी फुलरानी का, बट द वे शी परफॉर्म्ड। और मैं कहूँ उसमें से जो वो फुलवाली है, फुलवाली से आगे बनना, मतलब अपनी भाषा में इलाइजा डूलिटल ऐसी खड़ी हो सकती है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। और दूसरी चीज़ उस औरत का, जैसे मैंने दिलीप प्रभावकर जी का कहा, शी वॉज अ न्यूज़ रीडर, इफ़ यू रिमेंबर, न्यूज़ रीडर ऑल्सो, भक्ति बर्वे, एंड और उनकी आवाज़ थोड़ी सी अलग थी, एंड शी न्यू इट। तो उस आवाज़ को अपने तरीके से हर एक रोल में ढालना was अमेजिंग। और उनका एक रोल मुझे अभी भी याद है, जैसे फुलरानी के बारे में बहुत सी बातें होती रहती, तो बाई खोड़ाबाई, मैड वुमन ऑफ शाइयो नाम के नाटक का मराठी था, एंड एट दैट टाइम भक्ति बर्वे वॉज यंग, और उन्होंने 80 साल की बूढ़ी का काम किया था। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट परफॉर्मेंस। वो जिस तरीके, मतलब मैं उम्र में बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी जो एक इम्पैक्ट होता है ना, जिस किस्म से वो बैठी थी, जैसे वो चलती थी, उसकी मतलब मुझे फिर एक बार वो याद आया, जब मैंने विजया मेहता जी का नागमंडल देखा। नागमंडल में जो वो
वो या इसकी माँ, मतलब कपड़ना नहीं, वो दूसरे की माँ, वो रोल जो भक्ति बर्वे ने किया था, और जिस किस्म से वो दौड़ के उसकी पीठ पे बैठ के निकल जाती थी ना, कमाल, कमाल, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। और एक एक्टर थे मास्टर दत्ताराम, और एक एक्टर थे शशिकांत निकते। अनफॉर्चुनेटली आपने उनको देखा नहीं होगा, लेकिन रोल में मतलब हर एक रोल में अलग अलग तरीके का काम करना, ये इनसे मतलब जो मैंने देख के सीखा है। एंड भक्ति बर्वेसी उस पर और एक भक्ति ताई कहता था मैं। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट हर लास्ट प्ले हेलो इंस्पेक्टर was with me, and I was her co-actor. I was her co-actor also. So it's like it's my privilege, you know. Does anybody know Madhukar Toranmal? I had the privilege of acting or directing Madhukar Toranmal also. One of the finest actors, one of the finest playwrights, one of the finest directors. लेकिन the approach that he took ड्यूरिंग रिहर्सल्स, उन्होंने कभी डायरेक्टली को एक्टर के साथ बात नहीं की। वो हमेशा से मुझे कहते थे कि विजय मुझे ऐसा ऐसा लगता है, करके देखेंगे क्या। एंड सो आई वॉज अमेज्ड कि भाई ये डिसिप्लिन कहाँ से आ गई। एंड देन विक्रम गोखले विथ हिज बॉडी, आई कैन आई डोंट नो, इफ यू गिव मी टाइम आई कैन टॉक the whole night about others, because I haven't spoken about the contemporary directors whom I love, like Chandrakant Kulkarni or Vaman Kendre. Vaman Kendre for his all physical theatre, then all his folk plays that he did, meaningful plays that he did. And Chandrakant Kulkarni, one of the finest directors on Marathi stage. I am his fan. I love the way he creates magic in realism. In realism, which is like, you see, हम लोग ये कहते हैं कि वह रियलिज्म की पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। नहीं दोस्त, जाके चंद्रकांत कुलकर्णी के नाटक देखो, आपको पता चलेगा देर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज इन रियलिज्म ऑल्सो। दो आई फील दैट नॉन रियलिस्टिक प्लेज आर मच मोर डिफिकल्ट to direct. Then there are directors like Mohit Takalkar, then I spoke about Kedar Shinde and all those people. अभी तो लोग शब्द को हटाने तक पहुंचे हैं, पर शब्द हटाया नहीं जा सकता जब तक हम लोग जिंदा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तब तक थिएटर तो चलता रहेगा। अभी शायद ये होगा कि लोग नाटक देखने नहीं आएंगे, तो हमें मिलके ये करना पड़ेगा कि चलो वो अगर नहीं आ रहे तो हम उनके पास कैसे जाएं। तो ये सोचना पड़ेगा। मैं डिजिटल चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिज़िकली जाने की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं जो मेरे मन में था, मेरे दिमाग में आया, वो मैंने आपसे बोला, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता है कि इफ़ यू वांट टू इंटेलेक्चुअलाइज, आई विल राइट एन आर्टिकल, सो बट व्हेन आई वांट टू communicate one to one, I should be lucid and whatever. So I don't know, ये मैंने मेरे सारे दोस्तों के साथ बात की। अगर आप मुझे नहीं रोकोगे तो ये सिलसिला रात भर चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच कोकोनट थिएटर। और मैं आगे जाने से पहले कहूँगा, कल मनोज जोशी जी है जिनको आप सुन सकते हो, जो और एक एक्सपीरियंस है उनके लिए। आई वॉज रिमाइंडेड, यस, तो ये तो एंड आई थिंक रूपा गांगुली, ये दो लोग आपके साथ बात करेंगे। इवन मनोज एक लेजेंड है गुजराती थिएटर के, तो आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। और मुझे पता नहीं, मैं कम्युनिकेशन की पोजीशन में ही बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच कोकोनट थिएटर।